आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए BPCG 173 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ, जिसका टाइटल है स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोविज्ञान। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सेलेक्टेड जो 5 इयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs है उसे पिक किए गए हैं। और यह वीडियो स्पेशली इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 में होने वाले हैं, उनके लिए बनाया गया है। तो फुल एनर्जी के साथ चले दोस्तों, हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर को देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वास्थ्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए तथा स्वास्थ्य के विभिन्न मॉडल का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम जो है सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो स्वास्थ्य के लिए हम लोग का विभिन्न मॉडल है उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का अभाव नहीं, बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने की स्थिति है। तो स्वास्थ्य क्या है? ये कोई बीमारी का अभाव नहीं है, यह हमारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने का जो स्थिति है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण की अवस्था है। तो WHO के अनुसार तो हमारा स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य व्यक्ति के संपूर्ण कल्याण की अवस्था है। स्वास्थ्य व्यक्ति की कार्य क्षमता, जीवन की गुणवत्ता तथा समाज में समायोजन को प्रभावित करता है। तो स्वास्थ्य क्या करता है? व्यक्ति की कार्य क्षमता, जीवन की गुणवत्ता और समाज में समायोजन को बहुत प्रभावित करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके मॉडल्स के बारे में, जिनमें से पहला मॉडल है हमारा मेडिकल मॉडल। तो पहला मॉडल हमारा क्या है? वो है मेडिकल मॉडल। इस मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य का अर्थ शरीर में किसी रोग या दोष का ना होना। तो ये जो मेडिकल मॉडल है, इसके अनुसार जो स्वास्थ्य का अर्थ है वो होता है कि कोई भी शरीर, किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोग या फिर कोई दोष ना हो। इसमें डॉक्टर, दवा और उपचार पर अधिक ध्यान दिया जाता है। यह मॉडल मुख्य रूप से शारीरिक बीमारी को महत्व देता है। और ये जो हमारा मेडिकल मॉडल है वो मुख्य रूप से क्या करता है? जो हमारी शारीरिक बीमारी है उसको महत्व देता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और है हमारा अगला मॉडल जो है हॉलिस्टिक मॉडल। अगला मॉडल क्या है हमारा? हॉलिस्टिक मॉडल। तो यह मॉडल स्वास्थ्य को संपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है। तो ये मॉडल क्या करता है? हमारे स्वास्थ्य को एक संपूर्ण दृष्टि से देखता है। इसमें शरीर, मन, भावनाएं, सामाजिक संबंध तथा आध्यात्मिक पक्ष सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है। योग, ध्यान और संतुलित जीवन शैली पर बल दिया जाता है। तो हॉलिस्टिक मॉडल क्या करता है? यह हमारे स्वास्थ्य को एक संपूर्ण दृष्टिकोण से देखता है, जिसमें शरीर, मन, भावनाएं, सामाजिक संबंध तथा जितने भी चीज़ें हैं सभी को महत्वपूर्ण माना जाता है। और जो हमारा मेडिटेशन, ध्यान और एक संतुलित जीवन शैली है उस पर बल दिया जाता है। उसके बाद है हमारा अगला मॉडल जो है सोशल मॉडल। तो हमारा अगला मॉडल कौन सा है? बायोसाइको मॉडल। तो इस मॉडल के अनुसार स्वास्थ्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होता है। तो इस मॉडल के अनुसार क्या होता है? जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के संयुक्त प्रभाव से निर्धारित होता है, जैसे कि तनाव, पारिवारिक वातावरण और शारीरिक स्थिति। ये सभी स्वास्थ्य को क्या करता है? प्रभावित करता है। उसके बाद अगला है हमारा सोशल मॉडल। उसके बाद हमारा 4th नंबर पे कौन सा है? सोशल मॉडल। तो जो सोशल मॉडल है ये बताता है कि गरीबी, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक समर्थन और पर्यावरण जैसी सामाजिक परिस्थितियाँ स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। समाज में असमानता स्वास्थ्य समस्याओं का
कारण बनती है। तो जो सोशल मॉडल है वो हमारा क्या बताता है कि समाज में जो असमानता है वो स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्वास्थ्य बहुआयामी अवधारणा है और इन सभी मॉडल के माध्यम से स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ये हमारा दूसरा प्रश्न जो है, स्वास्थ्य बीमारी निरंतरता को चित्र सहित समझाइए। तो इसमें सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि ये स्वास्थ्य बीमारी निरंतरता है क्या। तो यह एक ऐसी अवधारणा है जिसमें स्वास्थ्य और बीमारी को दो अलग अलग अवस्थाएं न मानकर एक निरंतर प्रक्रिया मानी जाती है। तो यह एक ऐसी अवधारणा है, इसमें स्वास्थ्य और बीमारी को दो अलग अलग अवस्था न मानकर इसे एक ही निरंतर प्रक्रिया माना जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति कभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता और ना ही पूरी तरह से बीमार होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है वो पूरा तरह से स्वस्थ भी नहीं होता है और ना ही पूरा तरह से बीमार होता है। वह इस निरंतरता में एक स्थिति से दूसरे स्थिति की ओर बढ़ता रहता है। यह सिद्धांत बताता है व्यक्ति की जीवन शैली, तनाव, भोजन, व्यायाम, पर्यावरण तथा मानसिक स्थिति उसके स्वास्थ्य स्तर को प्रभावित करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या बताता है कि जो व्यक्ति का जीवन शैली है, तनाव, भोजन, व्यायाम और जो मानसिक स्थिति और बाकी की चीज़ें हैं, वो जो है हमारे स्वास्थ्य को, व्यक्ति के स्वास्थ्य को निरंतर प्रभाव करता है। सकारात्मक आदतें व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाती है, जबकि नकारात्मक आदतें बीमारी की ओर। अब इसकी मुख्य अवधारणा क्या है? तो लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा क्या है, यह लोगों को एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए प्रेरित करता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, सकारात्मक सोच तथा तनाव प्रबंधन व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बीमारी निरंतरता यह स्पष्ट करती है कि स्वास्थ्य एक गतिशील प्रक्रिया है जिसे निरंतर प्रयास द्वारा बेहतर बनाया जा सकता है। और इसी क्वेश्चन में आप लोग, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया था कि चित्र सहित समझाएं, तो यहाँ पे आप लोग एक जो है छोटा सा एक डायग्राम बना के भी वहाँ पे इसे बता सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि तनाव की अवधारणा, प्रकृति तथा स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ये तनाव क्या है, उसकी अवधारणा क्या है, उसकी प्रकृति और जो उसके स्रोत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि ये तनाव क्या है। तो तनाव वह मानसिक और शारीरिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति उस पर उसकी क्षमता से अधिक दबाव या चुनौती आती है। तो तनाव क्या है? तनाव एक वह मानसिक शारीरिक अवस्था है जो तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति पर उसका जो क्षमता से अधिक है, मतलब उसके कैपेसिटी से ज़्यादा उस पर चुनौती या फिर दबाव आता है और वो बहुत ज़्यादा ही सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो जो स्थिति है वो क्या होता है, वह तनाव कहलाता है, जो मानसिक और शारीरिक अवस्था दोनों में होता है। यह जीवन का सामान्य भाग है, परंतु अत्यधिक तनाव जो है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। अब जो ये तनाव है इसके दो प्रकार हैं। पहला जो सकारात्मक है और नकारात्मक। सकारात्मक वह जो व्यक्ति को प्रेरित करता है, उससे उसका कार्य क्षमता बढ़ता है। लेकिन जो नकारात्मक है वो जो तनाव है व्यक्ति को चिंता, डर और एक असंतुलन उसमें उत्पन्न कर देता है। तो तनाव दो तरह के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसमें सकारात्मक तनाव अच्छा होगा हमारे लिए और नकारात्मक बुरा होगा। तनाव व्यक्ति के विचारों, भावनाओं तथा शरीर को प्रभावित करता है। इसके कारण सिर दर्द, थकान, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा तथा ध्यान में कमी हो सकती है।
अब हम आगे देखेंगे कि तनाव के जो मुख्य स्रोत हैं जिससे तनाव उत्पन्न होता है उनको अब देखेंगे। तो इसमें से हमारा पारिवारिक समस्या हो गया, उसके बाद शैक्षिक दबाव हो गया, कार्यस्थल ऑफिस का स्ट्रेस हो गया, सामाजिक कारण का स्ट्रेस हो गया, फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्या जैसे बीमारी को लेके हो गया, या फिर बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है कि पर्यावरण भी एक हमारे लिए तनाव का एक स्रोत बन जाता है। जैसे कि प्रदूषण होता है, भीड़ भाड़, शोर शराबा। तो ऐसी चीज़ें जो है हमारे अंदर क्या करती है, ये हमारे अंदर तनाव को उत्पन्न करती है, जिसमें से कुछ तनाव हमारे लिए अच्छी भी होती है और कुछ बुरे भी। तो अतः तनाव जीवन की चुनौतियों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रिया है जिसे सही तरीके से प्रबंधित करना आवश्यक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तनाव के प्रदर्शन, उत्पादकता तथा संबंधों पर प्रभाव का वर्णन करें। तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि तनाव जो है वो हमारे जो डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं उस पर किस प्रकार जो है इफ़ेक्ट करता है, हमारी उत्पादकता पर, हमारी कैपेसिटी पर, हमारे रिलेशनशिप पर, इन चीज़ों में। और उसके बाद इसी क्वेश्चन में लिखा है कि और इसमें जो बोल रहा है इसी को लेके हमें एक डायग्राम भी बनाना है, जिसमें हमें इन्वर्टेड यू का जो चित्र होता है उससे हमें समझा के बनाना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं कि तनाव व्यक्ति के प्रदर्शन, कार्य क्षमता तथा संबंधों को प्रभावित करता है। कम तनाव होने पर व्यक्ति में प्रेरणा की कमी रहती है, जबकि अत्यधिक तनाव कार्य क्षमता को घटा देती है। और जो मध्यम स्तर का तनाव है व्यक्ति को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है। तो इसमें जो है ना हमारा ना 3 सिचुएशन हो जाता है। जब हम कम तनाव में होते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन कम होता है, और जब ज़्यादा तनाव होता है तो हमारे काम को इफ़ेक्ट करता है, घटा देता है। बट जो हमारा मीडियम लेवल का जब हम तनाव लेते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो हम लोग को एक अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित करता है। अब जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो उसके प्रभाव में सबसे पहला होता है क्या कि जो हमारा ध्यान है और जो याद रखने का हमारा शक्ति है, स्मरण शक्ति, वो कम हो जाता है। और जो हमारा कैपेसिटी है काम करने का उसमें बहुत ही गिरावट हो जाता है। हम लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, चिड़चिड़ापन और गुस्सा आ जाता है हमें। और जो हमारा पारिवारिक और जो सामाजिक संबंध है उसमें भी तनाव उत्पन्न होने लगता है। तो ये ज़्यादा जब तनाव हम लोग ले लेते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो उसमें बहुत सारा जो है गड़बड़ हो जाता है, हम लोग खुद को संतुलित नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो मध्यम तनाव है, ठीक एक मीडियम लेवल का, वो हम लोग को बहुत जिम्मेदार बनाता है। लेकिन जब हम ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं तो हमारा मानसिक और शारीरिक समस्याओं को बढ़ाने में एक वो इशू क्रिएट करने लगता है। फिर उसके बाद जो इन्वर्टेड यू है उसका सिद्धांत क्या है, पहले इसको जानते हैं हम लोग। चलिए, तो ये जो इन्वर्टेड यू का सिद्धांत है ये बताता है कि तनाव और प्रदर्शन का संबंध उल्टे यू के आकार जैसा होता है। तो ये क्या बताता है कि जो हमारा तनाव और प्रदर्शन का संबंध है वो उल्टे यू आकार का होता है। यह सिद्धांत शिक्षकों, कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उचित तनाव प्रेरणा देती है जबकि अत्यधिक तनाव हानिकारक होता है। तो अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि तनाव का प्रभाव व्यक्ति की कार्य क्षमता और संबंध दोनों पर ही बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम लोग के लिए जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज़रूरी है, वरना कहीं ना कहीं हम अपने मानसिक और शारीरिक। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि तनाव प्रबंधन की तकनीकों के रूप में मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस तथा रिलैक्सेशन तकनीक की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें एज अ स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हमें मेडिटेशन है,
योगा, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन है, ये जो टेक्निक है इनके बारे में हमें बताना है कि ये कैसे जो हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट है उसमें हेल्पफुल होता है। तो तनाव प्रबंधन का अर्थ होता है तनाव को नियंत्रित करके मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना। इसके लिए कई प्रभावी तकनीक है। मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम लोग ना ध्यान करते हैं, जिससे हमारा मन क्या होता है वो एक जगह होता है और खुद को नियंत्रित करता है। और अगर हम डेली मेडिटेशन करें तो उससे क्या होता है हमारा चिंता कम हो सकता है, हमारा जो एंगरनेस है वो कम हो सकता है और जो भी स्ट्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा हम लोग कम कर सकते हैं और हम अपने मन में एक सकारात्मक सोच को जगह दे सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा योगा। तो योगा के भी जो है योगा हमारे शारीरिक आसनों, प्राणायाम और ध्यान का संयोजन है। यह शरीर को स्वस्थ तथा मन को शांत बनाता है। और योग से क्या होता है, जो हमारा रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर, वो बहुत ही नियंत्रित रहता है और इससे हमें मानसिक शांति मिलती है। उसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है माइंडफुलनेस। तो ये जो माइंडफुलनेस है इसका अर्थ वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना, मतलब जो अभी हमारा प्रेजेंट है बस हमें उस पर ध्यान लगाना, उस पर ही बस फोकस करना। तो इसी को क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया माइंडफुलनेस। व्यक्ति बिना चिंता किए वर्तमान अनुभवों पर ध्यान देता है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है। उसके बाद अगला है हमारा रिलैक्सेशन टेक्निक। तो अगला क्या है हमारा रिलैक्सेशन टेक्निक। इसमें गहरी सांस लेना, मांसपेशियों को ढीला करना तथा शांत संगीत सुनना शामिल है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही एक लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं, उसके बाद जो हमारा मांसपेशी उसको एक ढीला करते हैं और बहुत ही जो एक सॉफ्ट म्यूज़िक होता है वो हम लोग सुनते हैं, जिससे हमारे मन को बहुत शांति मिलता है और बहुत आराम मिलता है। तो ये इतनी सारी जो हमने टेक्निक देखा ये हमारी कैपेसिटी को बढ़ाता है, नींद अच्छा करता है और जितने भी हमारा जो स्ट्रेस है उस सबको कम करता है। तो जो मेडिटेशन, योगा, माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक है वो हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही एक इफ़ेक्टिव जो बोल सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग का उपाय है, जो सब जितने व्यक्ति हैं सबको स्वस्थ, संतुलित और एक अच्छा जीवन प्रदान करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, तनाव में योगदान देने वाले कारकों तथा तनाव का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो तनाव में जो योगदान देने वाला कारक होता है उसके बारे में और जो तनाव के मॉडरेटर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो तनाव है व्यक्ति के जीवन की चुनौतियों और परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, ठीक, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। और इसमें जो योगदान देने वाला कारक है उसमें जो सबसे पहला कारक है हमारा व्यक्तिगत कारक। तो व्यक्तिगत कारक इसमें क्या होता है कि आत्मविश्वास की कमी होती है, नकारात्मक सोच हमारे अंदर आता है और एक फेलियर का डर बैठ जाता है। उसके बाद जो पारिवारिक कारण, तो पारिवारिक कारक जैसे पारिवारिक विवाद, आर्थिक समस्या और जो हमारे रिलेशंस है उसमें तनाव होता है। तब इससे क्या होता है, ये हमारे पारिवारिक कारक है जो स्ट्रेस को बहुत बढ़ावा देता है। उसके बाद अगला है शैक्षिक एवं कार्य संबंधी कारक, जिसमें परीक्षा का जो हमारा प्रेशर होता है एग्ज़ाम्स का और ज़्यादा वर्कलोड और फिर टाइम का कमी। उसके बाद आगे हम देखेंगे तनाव के मॉडरेटर्स के तत्व जो हैं उनके बारे में, जो तनाव के प्रभाव को बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा करता है। जिसमें से पहला है हमारा सामाजिक समर्थन। तो सामाजिक समर्थन परिवार और मित्रों का सहयोग क्या करता है, इसमें तनाव कम करता है। उसके बाद अगला सकारात्मक सोच। आशावादी व्यक्ति तनाव को बेहतर तरीके से संभालता है, शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं व्यायाम और योग करके। समय प्रबंधन जो कार्यों को व्यवस्थित करने से दबाव कम करता है। और अगला है हमारा व्यक्तित्व, जो जैसे धर्मवान और आत्मविश्वासी लोग तनाव को आसानी से
नियंत्रित कर सकते हैं। तो तनाव को अगर सही समय पर कंट्रोल ना किया जाए तो वह हमारा मेंटल और फिजिकल जो रोग होता है उसका कारण बनता है। इसलिए हमें स्ट्रेस को समझना और उसका एक सॉल्यूशन निकालना और उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मोटापा से संबंधित कारकों की व्याख्या कीजिए तथा DSM-5 के अनुसार फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमें सबसे पहले जानना है मोटापा के बारे में और उससे जो संबंधित कारक है उसके बारे में। उसके बाद DSM-5 उसके अनुसार जो फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है उसके बारे में जानना है। तो मोटापा क्या है पहले ये जानते हैं। तो मोटापा वह स्थिति है जिसमें शरीर में अत्यधिक वसा जमा हो जाता है। तो मोटापा कौन सी स्थिति है, इसमें क्या होता है हमारे शरीर में जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो वसा होता है वो जमा हो जाता है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कई बीमारियों का कारण बन सकता है। अब जो मोटापा है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, जैसा कि असंतुलित भोजन, हम लोग ज़्यादा तेल चीनी और ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं जिससे हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो कम हो जाता है। अनुवांशिक कारण, जैसा कि परिवार के मोटापे का इतिहास, मतलब जो हमारे परिवार में भी लोग मोटे हैं जिससे हम भी मोटे हो रहे हैं, तो ये एक अनुवांशिक कारण भी हो सकता है। उसके बाद अगला है हमारा मानसिक कारण। जब हम मतलब स्ट्रेस लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा मानसिक स्थिति भी बिगड़ जाता है और हमारा जो डेली लाइफ है उसमें चेंजेस आता है, जो कहीं ना कहीं हमारा जो मोटापा है उसको भी इफ़ेक्ट करता है। हार्मोन संबंधी समस्या, जिसमें शरीर की चयापचय प्रक्रिया में बदलाव, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर चेंजेस आता है। अब जो ये DSM-5 के अनुसार फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर है वो भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके अनुसार DSM-5 के अनुसार फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर भोजन संबंधी असामान्य व्यवहार है। अब इसके जो मुख्य विकार हैं वो क्या क्या हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें व्यक्ति बहुत कम भोजन करता है और वजन बढ़ने से डरता है। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति बहुत डर जाता है कि कहीं वो मोटा ना हो जाए, जिससे वो क्या करता है कम खाना खाने लगता है। उसके बाद अगला है हमारा बुलिमिया। इसमें ज़्यादा भोजन करने के बाद उल्टी या फिर अन्य तरीक़ों से वज़न नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें लोग क्या करता है कि जब ये लोग ज़्यादा खा लेता है ना तो ये लोग उल्टी कर देता है, जिससे ये लोग सोचता है कि उससे क्या होगा, जो हमारा वेट है वो नियंत्रित रहेगा या फिर वो नियंत्रित रखने का कोशिश करने लगता है। उसके बाद अगला है हमारा ईटिंग डिसऑर्डर। कम समय में बहुत अधिक भोजन करना और नियंत्रण खो देना। उसके बाद अगला है हमारा पीका, मिट्टी चौक जैसी गैर खाद्य वस्तुएं खाना। तो इसी तरह जो है ये विकार शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सही आहार परामर्श और चिकित्सा से इनका उपचार संभव है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मोटापा और ईटिंग डिसऑर्डर आधुनिक जीवन की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है, जिसके प्रति जो जागरूकता है वो बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा भोजन, आहार तथा मोटापे से संबंधित बीमारियों पर चर्चा कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भोजन है हमारा, आहार और मोटापा है, इससे रिलेटेड जो हमारा बीमारी होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो भोजन और आहार व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व है। संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा, पोषण तथा रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। असंतुलित भोजन और गलत खान-पान की आदतें मोटापा और कई बीमारियों का कारण बनती है। संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट
वसा, विटामिन, खनिज और पानी उचित मात्रा में होना चाहिए। तो हमारे संतुलित आहार में क्या होना चाहिए? जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी बहुत ही उचित मात्रा में होना चाहिए। और जो जंक फूड है हमारा, ज़्यादा तेल, चीनी और फास्ट फूड, इसका अधिक सेवन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अब जो मोटापे के कारण है, उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, जिसमें से पहला है हमारा मधुमेह या डायबिटीज़। उसके बाद हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है, उच्च रक्तचाप, जोड़ों में दर्द और फिर श्वसन समस्या, सांस लेने में समस्या होने लगती है। तो भोजन और आहार का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है तथा सही खान पान से मोटापा और उससे संबंधित बीमारियों को रोका जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, साइकोसोमेटिक इलनेस की व्याख्या कीजिए तथा DSM-5 के अनुसार सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो साइकोसोमेटिक इलनेस है वो क्या है, और DSM-5 के अनुसार जो सोमेटिक सिस्टम्स और उससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में जानेंगे। तो साइकोसोमेटिक इलनेस वे शारीरिक बीमारियां हैं जिस पर मानसिक और भावनात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ये कैसी बीमारियां? इसमें मानसिक और भावनात्मक कारकों का प्रभाव पड़ता है। तनाव, चिंता और अवसाद के कारण शरीर विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इसमें व्यक्ति वास्तव में शारीरिक लक्षण महसूस करता है, जैसे उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, अल्सर और जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। और इन बीमारियों का मुख्य कारण मानसिक तनाव और भावनात्मक संतुलन होता है। लंबे समय तक तनाव रहने पर शरीर की कार्यप्रणाली प्रभावित होने लगती है। उसके बाद है हमारा अगला जो है DSM-5 के अनुसार सोमेटिक सिम्टम्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर में विभिन्न विकार शामिल हैं। तो इसमें से जो पहला है हमारा सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। तो पहला इसमें क्या है हमारा सोमेटिक सिम्टम डिसऑर्डर। व्यक्ति को शारीरिक लक्षणों की अत्यधिक चिंता रहती है। तो इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके जो शारीरिक लक्षण है जो मतलब हमारे कहीं ना कहीं रोगों की ओर इंडिकेट करती है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक बना रहता है। उसके बाद अगला है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। अगला क्या है हमारा इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। व्यक्ति को हमेशा गंभीर बीमारी होने का डर रहता है। इसमें लोगों को लगता है क्या कि हमें कोई बड़ा बीमारी ना हो जाए, तो इससे क्या होता है, एक डर जैसा लगने लगता है उन्हें। उसके बाद अगला है हमारा कन्वर्जेशन डिसऑर्डर। तो इसमें मानसिक तनाव के कारण शारीरिक लक्षण जैसे लकवा या बोलने में कठिनाई होने लगती है। उसके बाद हमारा अगला है जो है फैक्टिटियस डिसऑर्डर। व्यक्ति जानबूझकर बीमारी के लक्षण उत्पन्न करता है। तो इसमें व्यक्ति क्या करता है, जानबूझकर कोई बीमारी को उत्पन्न करने का कोशिश करता है, वैसा लक्षण उत्पन्न करता है। तो इन विकारों का जो उपचार है, परामर्श, मनोचिकित्सा, दबाव तथा तनाव प्रबंधन से किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों का संतुलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है सब्सटेंस यूज़ पर प्रकाश डालिए तथा टम्बैको कंजप्शन और ड्रग अब्यूज़ की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि ये सब्सटेंस यूज़ क्या है। उसके बाद जो टबैको कंजप्शन और जो ड्रग अब्यूज़ है, इन तीनों के बारे में जानेंगे। तो सब्सटेंस यूज़ का अर्थ है किसी पदार्थ का सेवन करना जो व्यक्ति के मस्तिष्क और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो सब्सटेंस यूज़ का क्या मीनिंग हो जाता है? इसका मीनिंग होता है ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो व्यक्ति के मानसिक और व्यवहार को बहुत ही प्रभावित करता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? वही हो जाता है हमारा सब्सटेंस यूज़।
इनमें तंबाकू, शराब तथा नशीले पदार्थ शामिल है। अत्यधिक उपयोग व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है टम्बैको कंजप्शन। तो ये क्या होता है? तंबाकू का सेवन धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला आदि रूपों में किया जाता है। इसमें निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो लत पैदा करता है। तो जो तंबाकू का सेवन है वो कैसे, जो धूम्रपान, गुटखा, पान मसाला ये खा के किए आदि रूपों में इसका किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक निकोटीन नामक पदार्थ होता है जो एक लत पैदा कर देता है और इसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उससे क्या होता है, फेफड़ों में कैंसर होता है, उसके बाद हार्ट रिलेटेड रोग हो जाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती है, दांत और मुंह की बीमारियां होती है। तो तंबाकू का सेवन करने से क्या होता है, हमारे फेफड़ों में कैंसर हो जाता है, हार्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है और ब्रीदिंग इशू होती है और दांत और मुंह की बीमारियां होने लगती है। उसके बाद है हमारा ड्रग अब्यूज़। तो जब व्यक्ति नशीली दवाओं का गलत और अत्यधिक उपयोग करता है, तो यह क्या है, जब कोई व्यक्ति कोई नशीली दवा का गलत या फिर उसका ज़्यादा उपयोग करता है तो उसे ही हम लोग ड्रग अब्यूज़ कहते हैं, जैसे हेरोइन, कोकीन, अफीम आदि। ठीक, तो इसके कारण क्या क्या होता है? इसके कारण मानसिक असंतुलन होता है, हमारी सोचने और याद रखने की शक्ति में कमी होती है और हम लोग हिंसक व्यवहार करने लगते हैं। इससे क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी फिर उत्पन्न होने लगती है। युवा वर्ग में मित्रों का दबाव, तनाव और जिज्ञासा इसके प्रमुख कारक हैं। नशे की लत व्यक्ति के परिवार और समाज दोनों को प्रभावित करती है। इसके नियंत्रण के लिए जागरूकता, परामर्श, पुनर्वास केंद्र तथा शिक्षा आवश्यक है। परिवार का सहयोग भी इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और है हमारा अगला क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि डायबिटीज़, कैंसर और एड्स को क्रॉनिक इलनेस के रूप में समझाने बोल रहा है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि ये क्रॉनिक इलनेस क्या है, ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डायबिटीज़, कैंसर और एड्स को इसके रूप में। तो क्रॉनिक इलनेस वे बीमारियां हैं जो लंबे समय तक रहती है और जिनका इलाज जो है बहुत कठिन होता है। तो ये क्रॉनिक इलनेस क्या है? ऐसी बीमारियां जो एक बहुत ही लंबे टाइम तक रहे और उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो जाता है। इसमें लगातार देखभाल और उपचार की आवश्यकता होती है। डायबिटीज़, कैंसर तथा एड्स ऐसी ही प्रमुख क्रॉनिक इलनेस है। तो इसका जो प्रमुख बीमारी है उसमें कौन कौन है? डायबिटीज़, कैंसर और एड्स। तो ये तीनों जो एक प्रकार का क्रॉनिक इलनेस है। ये जो बीमारी है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है और जिसका पूरा इलाज नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल होता है। तो पहला हम लोग देखते हैं अब डायबिटीज़। ठीक, तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी जिसमें शरीर रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर जो है रक्त में जो शर्करा होती है उसके स्तर को नियंत्रित नहीं कर पाता। इसके मुख्य कारण इंसुलिन की कमी या फिर उसका सही ढंग से कार्य न करना है। और इसके लक्षण है अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, थकान और वजन कम होना। तो डायबिटीज़ के जो लक्षण है वो क्या क्या है? इसमें ज़्यादा प्यास लगता है और बार बार टॉयलेट आता है और ज़्यादातर हम लोग को थकान और वजन का कमी होना स्टार्ट हो जाता है। संतुलित आहार, व्यायाम और दवाओं से इसे नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बाद है कैंसर। तो बहुत लोग जो है कैंसर से परिचित होंगे। यह बीमारी शरीर की कोशिकाओं को अनियंत्रित वृद्धि के कारण होती है। तंबाकू, प्रदूषण, गलत खान पान तथा आनुवंशिक कारण इसके प्रमुख कारण हैं।
कैंसर शरीर के किसी भाग से हो सकता है और इसका उपचार सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी द्वारा किया जाता है। तो ये बीमारी कैसा है? ये शरीर का जो कोशिका है, सेल्स है, उसको एक अनियंत्रित वृद्धि के कारण होता है। और एक कैसे होता है, इसके मुख्य कारण है ज़्यादा हम लोग तंबाकू खाते हैं, प्रदूषण होता है, या फिर गलत खान पान, इसके कारण होता है। और जो कैंसर है शरीर के कोई भी भाग से हो सकता है। उसके बाद अगला है हमारा एड्स। तो एड्स के बारे में भी काफ़ी लोग परिचित होंगे, बहुत लोगों को ये पता होगा। यह HIV वायरस के कारण होने वाला बीमारी है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है। तो ये बीमारी किसके कारण होता है? ये HIV के वायरस के कारण होता है, जो शरीर के जो रोगों के साथ लड़ने की क्षमता होती है उसको ये कमज़ोर कर देता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त तथा संक्रमित सुई से फैलता है। इन बीमारियों का प्रभाव केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए इसका एक रेगुलर जांच, स्वस्थ जीवन शैली और समय पर उपचार बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे हम लोग ये बीमारी को कंट्रोल में ला सकते हैं। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि क्रॉनिक इलनेस लंबे समय तक चलने वाली गंभीर बीमारियां हैं जिनके लिए निरंतर देखभाल और जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेक्सुअल हेल्थ की परिभाषा दीजिए तथा उससे संबंधित समस्याओं की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे कि ये सेक्सुअल हेल्थ क्या है और उसके बाद इससे जो रिलेटेड जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है उनके बारे में जानेंगे। तो सेक्सुअल हेल्थ का अर्थ केवल यौन रोग का अभाव नहीं बल्कि यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से स्वस्थ यौन जीवन की अवस्था है। स्वस्थ यौन जीवन व्यक्ति के आत्मविश्वास, संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब हम आगे देखेंगे सेक्सुअल हेल्थ से संबंधित जो मुख्य समस्याएं हैं उनके बारे में, जिसमें से हमारा पहला है यौन संचारित रोग जैसे HIV, एड्स, और ये जो है असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। उसके बाद है यौन विकार, फिर अनचाहा गर्भधारण, यौन शोषण और हिंसा, और फिर मानसिक समस्या जिसमें डर, शर्म और गलत जानकारी के कारण तनाव और चिंता बढ़ता है। तो सेक्सुअल हेल्थ को बनाए रखने के लिए सही जानकारी, सुरक्षित यौन व्यवहार, स्वच्छता तथा जागरूकता आवश्यक है। परिवार और विद्यालयों में यौन शिक्षा भी महत्वपूर्ण है ताकि युवा सही जानकारी प्राप्त कर सके। तो अंततः हम लोग कह सकते हैं कि सेक्सुअल हेल्थ व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण भाग है और इससे संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा और जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है होप और ऑप्टिमिज्म की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए तथा मानव विकास एवं प्रगति में इसके महत्व को समझाएं। तो बेसिकली इसमें हम लोग होप और ऑप्टिमिज्म की अवधारणा जो है उनके बारे में जानेंगे कि ये है क्या, और उसके बाद जो मानव विकास और प्रगति है इसमें इसका क्या महत्व है। तो होप और ऑप्टिमिज्म सकारात्मक मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने तथा सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, कठिनाइयों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। और ये दोनों जो है मनोवैज्ञानिक की बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं। होप या आशा, इसका अर्थ है भविष्य में अच्छे परिणाम की अपेक्षा रखना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। और ऑप्टिमिज्म मतलब आशावाद, जिसका अर्थ है सकारात्मक सोच रखना और यह विश्वास करना कि व्यक्ति का जो भविष्य है वो अच्छा होगा। अब हम देखेंगे कि मानव विकास और प्रगति में इनका क्या महत्व है।
तो ये आत्मविश्वास बढ़ाता है, तनाव और चिंता कम करता है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य बना रहता है, कार्य क्षमता और प्रेरणा बढ़ती है, सामाजिक संबंध बेहतर होते हैं और मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होता है। शिक्षा, खेल, रोजगार तथा व्यक्तिगत जीवन में होप और ऑप्टिमिज्म सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को असफलताओं से सीखने और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि जो आशा और जो हमारा ऑप्टिमिज्म वो मानव जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है जो व्यक्ति के विकास और अब है आगे हमारा अगला क्वेश्चन जो है गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की अवधारणा एवं उसके घटक की व्याख्या कीजिए। तो बेसिकली इसमें हम लोग जानेंगे कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है और उसके घटक क्या है। तो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का अर्थ ऐसे रोजगार से है जिससे व्यक्ति को नियमित आय प्राप्त हो। तो इसका अर्थ किससे है कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा हो उसका एक नियमित उससे आय प्राप्त हो और वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। और ये जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है ये हमारे जीवन स्तर, आत्मसम्मान और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाता है और हमें आत्मनिर्भर बनाता है। और इसके प्रमुख घटक में है नियमित आय, कार्य संतोष, सुरक्षा, कौशल विकास, उन्नति के अवसर और स्वस्थ कार्य वातावरण। तो एट द एंड हम लोग कह सकते हैं कि मतलब शॉर्ट में ही कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट व्यक्ति और समाज दोनों के विकास का आधार है क्योंकि यह आर्थिक और सामाजिक स्थिरता प्रदान करता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा क्वेश्चन है कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के घटक की व्याख्या कीजिए। पहले तो हम ये जान लेंगे इसमें कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या है और जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट के घटक है इनके बारे में हमने पहले ही देखा इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो वर्क लाइफ बैलेंस का मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि अपने काम और जो हमारा लाइफ है वो दोनों के बीच बैलेंस बना के रखना, क्योंकि अभी के टाइम में जो है हमारे पास जो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है जिससे जो है हमारा काम और जो हमारा पर्सनल लाइफ है उसके बीच में मतलब हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। और जो अगर हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस कर ले तो इससे जो होता है हमारा बहुत बेनिफिट होता है। जो हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रेस है वो कम होता है और हमारा हेल्थ बेटर होता है, हमारा पारिवारिक संबंध मजबूत होता है, कार्य क्षमता और उत्पादकता बढ़ती है और जीवन में संतोष और खुशी मिलती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस और गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दोनों जो है व्यक्ति के सफल, स्वस्थ और संतुलित जीवन के लिए आवश्यक है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि है क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये वे मानसिक विकार हैं जो व्यक्ति के विचार, भावना और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो क्या करता है, मानसिक विकार है एक जो व्यक्ति के विचार और भावनाओं को प्रभावित करता है और इसके कारण हमारा डेली लाइफ, हमारा रिलेशन, इस सब में जो है बहुत प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। डायग्नोसिस या निदान, मतलब निदान का अर्थ है कि जो भी प्रॉब्लम्स है उसका हमें पहचान करना, और ये जो हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिसमें से पहला हमारा इंटरव्यू, फिर व्यवहार का अवलोकन, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर देखते हैं केस हिस्ट्री और फिर DSM-5 जैसा जो मानक पुस्तक है उसका हम लोग उपयोग करते हैं। अगर हम लोग सही डायग्नोसिस करते हैं तो उससे जो है एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है, एक अच्छा उपचार वो संभव हो पाता है। तो अच्छा उपचार या फिर बेटर ट्रीटमेंट में सबसे पहला आता है हमारा साइकोथेरेपी, जिसमें परामर्श और बातचीत द्वारा उपचार होता है। साइकोथेरेपी में क्या होता है, परामर्श और बातचीत द्वारा उपचार किया जाता है। बिहेवियर थेरेपी में हमारे बिहेवियर में एक जो सकारात्मक परिवर्तन लाया जाता है, और ऐसे ही जो 2-4 थेरेपी है जो ट्रीटमेंट के लिए
उपयोग किए जाते हैं और उत्तम मानते हैं। तो एट द एंड हम कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का एक सही निदान और एक सही ट्रीटमेंट व्यक्ति को सामान्य और स्वस्थ जीवन जीने में सहायता प्रदान करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा है शॉर्ट नोट्स या जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें से पहला है हमारा तनाव का मापन या मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेस। तो इसका मतलब होता है क्या कि व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक तनाव के स्तर को जानने के लिए किया जाता है। मतलब इसका उपयोग जो है, जो हम कितना स्ट्रेस में हैं, जो हमारा फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कितना स्ट्रेस है, उसको जानने के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो है बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण, क्वेश्चन आंसर और जो शारीरिक संकेत हैं उसका उपयोग किया जाता है। और तनाव मापने का जो सामान्य तरीका है उसमें से पहला है हमारा हृदय गति, रक्तचाप, नींद की समस्या तथा व्यवहार में परिवर्तन। तो इसी तरह जो ये तनाव मापन है और स्ट्रेस का मेजरमेंट, वो हमारे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग कितना स्ट्रेस ले रहे हैं और ये कितना इफ़ेक्ट कर रहा है, तो तब तक हम लोग इसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हम लोग तनाव मापन करते हैं ताकि इसका एक सॉल्यूशन निकाल पाए और जो हम अपने जीवन है और उसको एक सही ढंग से चला पाए। अगला है हमारा तनाव के प्रकार एवं लक्षण। तो यहाँ पे तनाव के 3 प्रकार हैं, जिसमें से है एक्यूट स्टेट्स, उसके बाद एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस और फिर अगला है क्रोनिक स्ट्रेस। तो जो ये एक्यूट स्ट्रेस है ये थोड़े समय के लिए होता है। जो एक्यूट स्ट्रेस है वो थोड़े समय के लिए होता है, बट जो क्रोनिक स्ट्रेस है ये लंबे समय तक बना रहता है। और तनाव के लक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकते हैं। और इसका सामान्य लक्षण जो वही सर दर्द, थकान, चिंता ये होता है। तो अगर तनाव को सही समय पर नियंत्रित ना किया जाए तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, संबंध और कार्य क्षमता पर एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तनाव के स्रोत एवं मापन। तो हम मतलब शॉर्ट में जानेंगे कि ये तनाव के स्रोत क्या क्या है, मतलब कि जो तनाव है वो कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो इसमें से जो प्रमुख स्रोत है इसका वो है पारिवारिक समस्या, आर्थिक कठिनाई, परीक्षा, नौकरी और प्रेशर। तो इस सब की वजह से क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, हम लोग स्ट्रेस लेने लगते हैं। और फिर उसके बाद अगला है, आप लोग इसे रोक के पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहो तो तनाव का स्वास्थ्य पर प्रभाव। तो इसे हम अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जब हम तनाव मतलब स्ट्रेस लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्या होता है, सिर दर्द होने लगता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाता है, नींद नहीं आता है, थकावट हो जाता है और क्या होता है, जो हमारा मेंटल हेल्थ है उस पर भी बहुत ज़्यादा ये इफ़ेक्ट करता है। तो इसलिए इसको जो है हम लोग को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और इसका जो एक प्रॉपर सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा और उस पर वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है हमारे डेली लाइफ और जो हमारे वर्क है वो दोनों को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करता है और हमारा वर्क और लाइफ बैलेंस को बिगाड़ देता है। अगला है हमारा कॉपिंग स्टाइल। तो शॉर्ट में हम लोग जानेंगे कि ये कॉपिंग स्टाइल जो है, ये जो जब हम लोग जब तनावपूर्ण परिस्थिति होता है हमारे पास और उसका सामना हम खुद से करते हैं, तभी वो क्या हो जाता है, उसको हम लोग कॉपिंग स्टाइल कहते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ऐसा तरीका जिसके द्वारा व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करता है। यह व्यक्ति को तनाव कम करने और समस्याओं को संभालने में सहायता करता है। और ये ना 2 प्रकार का होता है। पहला होता है इसमें प्रॉब्लम फोकस्ड कॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो है अपनी समस्या का समाधान पर नज़र डालता है, उसका एक समाधान खोजता है।
और दूसरा है इमोशन फोकस्ड कॉपिंग। इसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करता है। तो यही जो है ये सारे हमारे कॉपिंग स्टाइल है। तो यहीं पे हमारे जो ये क्वेश्चंस हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप सभी को सब अच्छे से समझ आ गया होगा और हमारी ये पूरी प्रयास रहेगी कि हम आपको इजी से इजी वर्ड में सब कुछ पढ़ाएं और समझाएं। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये PDF परचेज़ करना हो तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, वहाँ से कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब